हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। ये कंप्यूटर की सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में जो कंप्यूटर का 8वां चैप्टर है, 8वां पेपर है, उसके सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है पहले क्लास में हमने डिस्कशन किया था। ये सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में पहला चैप्टर था आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर की परिभाषा यदि आपसे पूछी जाए तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है सी फॉर होता है कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग होता है, और एम फॉर मशीन होता है, पी फॉर पार्टिकुलर होता है, यू फॉर यूजर होता है, टी फॉर ट्रेड होता है, और ई फॉर एजुकेशन होता है, आर फॉर रिसर्च होता है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि इसकी हिंदी में परिभाषा बताइए, तो हम हिंदी में इसको कह सकते हैं कि कंप्यूटर सार्वजनिक चलाने वाला उपकरण या यंत्र है जिसका प्रयोग हम व्यवसाय में करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, या फिर अनुसंधान या खोज के रूप में करते हैं। इसके फुल फॉर्म से हमारी परिभाषा बन जाती है कि सामान्य रूप से या सार्वजनिक रूप से चलाने वाला या संचालन करने वाला जो कंप्यूटर है, एक प्रकार का क्या है, उपकरण है या यंत्र है जिसका प्रयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में या व्यवसाय के क्षेत्र में या फिर खोज के रूप में हम करते हैं। इसकी परिभाषा बहुत आसान से हम लोग कह सकते हैं, कंप्यूटर सार्वजनिक चलाने वाला उपकरण या यंत्र है जिसका प्रयोग हम व्यवसाय में करते हैं, शिक्षा में करते हैं, या अनुसंधान में करते हैं, या फिर खोज के रूप में करते हैं। अब इसकी परिभाषा किस तरीके से लिखेंगे, हम परिभाषा इसकी लिखेंगे, कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जो कंप्यूटर है हमारा एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण करके उनके परिणामों को विश्वसनीय और वैध तरीके से प्रस्तुत करता है। जो कंप्यूटर है हमारा एक प्रकार का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हैं, गणना है, निर्देश हैं, उनको विश्लेषण करके परिणामों को उनको क्या करता है, विश्वसनीय तथा वैध तरीके से क्या करता है, प्रस्तुत करता है या प्रदान करता है। तो कंप्यूटर की परिभाषा बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं या निर्देशों को हमें क्या करता है, उनके परिणामों को प्रस्तुत करता है। अब कंप्यूटर के कुछ पार्ट होते हैं, कुछ भाग होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के भाग कौन कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर के भागों के बारे में बातें देखेंगे। कंप्यूटर आपस में काम कर रहे बहुत से भागों की प्रणाली है और इसके प्रमुख भाग हैं। इसके प्रमुख भाग हैं, यहाँ दो भाग नहीं है, इसके प्रमुख। वैसे देखा जाए तो कंप्यूटर के हमारे दो ही पार्ट होते हैं जिसको बोलते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और इसके पार्ट तो बहुत सारे होते हैं। तो इसके पार्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला पार्ट है हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसें क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन उपकरणों का प्रयोग कंप्यूटर में इनपुट करने और कंप्यूटर द्वारा आउटपुट दिखाने के लिए किया जाता है। जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं, तो इस कंप्यूटर में इनके द्वारा क्या किया जाता है, इनपुट करने और इनके कंप्यूटर द्वारा आउटपुट के माध्यम से क्या किया जाता है, परिणाम दिखाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, या प्रिंटर या मॉनिटर, ये हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसें हो गई। इनपुट डिवाइस अलग होती हैं और आउटपुट डिवाइस अलग होती है। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर में इन करा अंदर किया जाए या फिर कंप्यूटर में प्रस्तुत की जाए, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। और आउटपुट का मतलब होता है कि ऐसा उपकरण जो हमें आउटपुट के माध्यम से उसके परिणाम प्रस्तुत करे, उसे आउटपुट कहते हैं। अब इसमें पूछा जाए कि इनपुट और आउटपुट कौन से हैं, तो मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है,
प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है और माउस हमारा इनपुट है, कीबोर्ड हमारा इनपुट है, स्कैनर हमारा इनपुट है। ये तीन हमारे इनपुट डिवाइस हैं और ये प्रिंटर और मॉनिटर हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। अब अगला पार्ट हम लोग देखेंगे कि सिस्टम यूनिट क्या होते हैं। सिस्टम यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिस्टम यूनिट को सिस्टम कैबिनेट के नाम से भी जानते हैं। जो सिस्टम यूनिट होता है उसको सिस्टम कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। मदरबोर्ड, रैम और प्रोसेसर सिस्टम यूनिट के अंदर ही होते हैं। जो सिस्टम यूनिट होता है हमारा, इसको कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। और मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का, रैम और प्रोसेसर यूनिट के इसके अंदर क्या होता है, सिस्टम यूनिट के अंदर ही ये होते हैं। जो मदरबोर्ड होता है, जो कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, मदरबोर्ड हो गया, जैसे रैम हो गया, प्रोसेसर यूनिट के अंदर ही क्या होता है, ये सभी प्रोसेसर यूनिट के अंदर ही होते हैं। अब आगे पढ़ेंगे कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी क्या होती है, तो मेमोरी के बारे में, जिसको बोलते हैं कैपेसिटी। मेमोरी का प्रयोग डाटा को संग्रहित करने में करते हैं ताकि बाद में आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग कर सकें। मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर कई पार्ट होते हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर तीन पार्ट आते हैं, रोम हो गया, रैम हो गया और कैचे मेमोरी हो गए। ये प्राइमरी मेमोरी होती है। मेमोरी हमारी दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। और प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम हो गया, रोम हो गया और कैचे मेमोरी आते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि रोम क्या होता है, रैम क्या होता है और कैचे मेमोरी क्या होता है। इसके बाद पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी में जैसे हो गया सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये हमारी क्या होगी, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में होता पूछा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि मेमोरी हमारी कितने टाइप की होती हैं, तो मेमोरी हमारी टू टाइप्स की होती हैं। ये नहीं बताएंगे कि रोम हो गया, रैम हो गया, कैचे हो गए। मेमोरी हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम और कैचे मेमोरी आती हैं। तो मेमोरी हमारी टू टाइप्स की होती हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे रोम क्या होता है। रोम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इसको पढ़ने से ही पता चल जाता है। रीड ओनली मेमोरी मतलब जो केवल रीड किया जा सके। इस मेमोरी में जानकारी को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इस इस मेमोरी, जो रीड ओनली मेमोरी होता है, इस मेमोरी को हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, बस जानकारी को पढ़ सकते हैं। इसको सुधार लेना, थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया है। जो रोम होता है हमारा, इस मेमोरी को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, मतलब इधर उधर नहीं कर सकते या एक्सचेंज नहीं कर सकते। इसको केवल हम क्या करते सकते हैं, इसकी जानकारी को हम लोग केवल रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो रोम का मतलब ये है रीड ओनली मेमोरी। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रोम का फुल फॉर्म बताइए, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद रैम पढ़ते हैं। रैम क्या होता है, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी में जानकारी तब तक रहती है जब तक हम कंप्यूटर पर काम करते हैं। कंप्यूटर को बंद करते ही रैम में संग्रहित सारी जानकारी नष्ट हो जाती है। जो रैम होता है, इस पर जानकारी जब तक रहती है जब तक हम कंप्यूटर में कोई काम करते हैं। और कंप्यूटर के शट डाउन होते ही हमारा जो संग्रहित डाटा होता है, सभी क्या होता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो रैम हमारी क्या होती है, रैम एक प्रकार की पढ़ने और लिखने दोनों प्रकार की मेमोरी होती है। इसको पढ़ भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो रैम हमारा पढ़ने और लिखने दोनों प्रकार की मेमोरी होती है। अब इसके बाद सिलेबस के बारे में हमारा आता है। यहाँ से हमारा सिलेबस कंप्लीट शुरुआत होता है। जो फर्स्ट चैप्टर है डीलेट थर्ड सेमेस्टर का, यहाँ से शुरुआत होता है। पहला ये चैप्टर था आईसीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। दो दो नंबर का शेर है कि 2 नंबर का इस चैप्टर से आना ही आना है। पूरे चैप्टर में ही हमें आईसीटी के बारे में ही पढ़ना है। जो थर्ड सेमेस्टर आईसीटी के बारे में पूरा सिलेबस दिया गया है कि आईसीटी का विकास किस तरीके से हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई। तो आईसीटी का फुल फॉर्म सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आईसीटी के द्वारा आईसीटी के द्वारा
शिक्षा जगत के सभी विषयों में आईसीटी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, आईसीटी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शिक्षण की विधियों से लेकर खेल के मैदान तक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में संचार प्रौद्योगिकी के उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा गया है, इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, प्रसार बढ़ता ही जा रहा है। विभिन्न गतिविधियों से लेकर खेल के मैदान तक, स्कूल से लेकर सभी जगहों में संचार प्रौद्योगिकी का उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे रेडियो, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर आदि के द्वारा दूर बैठा भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसके द्वारा जो आईसीटी है, इसके द्वारा बच्चा क्या करता है, दूर बैठे ही अपनी शिक्षा क्या कर सकता है, इस प्रकार प्राप्त करता है जैसे कि वो हमारे बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से सामने हो। जैसे रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, या फिर आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सभी आईसीटी के क्या हैं, उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं। आईसीटी के द्वारा शिक्षा प्रदान करने में निम्न उपकरण एवं तकनीकी का प्रयोग किया गया है। जो आईसीटी है, उसके द्वारा शिक्षा निम्न तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे, जैसे स्मार्ट कक्षा, डिजिटल श्यामपट, स्लाइड निर्माण एवं प्रयोग, शिक्षा दृश्य श्रव्य उपागम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कम से कम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा आपके एग्जाम में। यदि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे कंप्यूटर में। कंप्यूटर में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, कंप्यूटर इतनी आसानी से हम लोग आपको पढ़ाएंगे। आप लोग चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्मार्ट कक्षाएं होती क्या हैं। स्मार्ट कक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि यदि आपसे पूछा जाए कि स्मार्ट कक्षाएं क्या होती हैं, तो पढ़ाने और सिखाने के उपकरण का डिजिटल रूप है। जो पढ़ाने और लिखाने का है, उसको डिजिटल बनाया गया है। डिजिटल बोर्ड जैसे आप लोग बोलते हो, डिजिटल रूप है। इसमें श्रव्य और दृश्य सामग्री शामिल है, जिसके द्वारा अध्यापक कक्षा शिक्षण को मजेदार और आकर्षक बना सकते हैं। जो स्मार्ट कक्षाएं होती हैं, वो एक प्रकार का डिजिटल रूप है। इसमें जो श्रव्य और दृश्य दोनों सामग्री शामिल है। श्रव्य और दृश्य का मतलब होता है देखकर और सुनकर, दोनों प्रकार की शिक्षा शामिल है, जिसके द्वारा शिक्षक अध्यापक बच्चों को आकर्षक रूप से मजेदार तरीके से पढ़ा सकता है। स्मार्ट कक्षाओं में ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है। यह कक्षाएं फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेली कॉन्फ्रेंसिंग आदि के माध्यम से चलती हैं। जो स्मार्ट कक्षाएं होती हैं, वो डिजिटल रूप है उसका। डिजिटल बोर्ड की तरीके से हम शिक्षा देते हैं। इसमें बच्चे क्या होते हैं, श्रव्य और दृश्य रूप से पढ़ते हैं, जिससे कि उनको आनंद आता है और काफी लंबे समय तक उनको याद भी बना रहता है। और ये कक्षाएं फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट, इसके माध्यम से बच्चों को दी जाती है। अब स्मार्ट कक्षाओं के महत्व क्या होती हैं, स्मार्ट कक्षाओं के महत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि स्मार्ट कक्षाएं होती क्या हैं। बच्चे अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए किसी भी विषय की शिक्षा घर पर बैठकर कर सकता है। जो बच्चा है, अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए वो अपनी शिक्षा घर पर ही प्राप्त कर सकता है। बस उसको क्या होना चाहिए, उसके पास सामग्री होनी चाहिए। कोई अच्छा फोन हो, लैपटॉप हो, या इंटरनेट का साधन हो, तो बच्चा दूर बैठकर या कहीं भी बैठकर घर पर ही अपनी शिक्षा अच्छे से कर सकता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए स्मार्ट कक्षाएं अधिक उपयोगी है। जो शारीरिक रूप से बच्चे विकलांग होते हैं, जो जो अपाहिज होते हैं, विकलांग होते हैं, या शर्माते हैं जिसको बोलते हो, तो वो क्या करते हैं, अपने मोबाइल से या लैपटॉप से घर पर ही शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो ये शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा नंबर है हमारा, इसमें कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी तथ्य हमारे सामने होते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। कंप्यूटर हमारे सामने होता है, सभी टीचर हमें पढ़ाते हैं, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब डिजिटल श्यामपट्ट क्या होता है, जो डिजिटल ब्लैक बोर्ड होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि डिजिटल श्यामपट्ट होता क्या है।
जो डिजिटल श्यामपट होता है, डिजिटल ब्लैक बोर्ड जिसको बोलते हो हम, डिजिटल श्यामपट एक पर्दा या स्क्रीन होता है। आप लोगों ने टीवी देखा होगा, अभी की टीवी क्या होती हैं, एक फोकस लगा दिया जाता है जिसको पर्दा बोलते हो, और आगे एक स्क्रीन रख दिया जाता है जिससे रोशनी जाती है, तो वही एक पर्दा या स्क्रीन होती है जिस पर किसी मशीन जैसे कंप्यूटर के रूम में किसी दीवार पर पर्दा लगाया जाता है। यही बताया गया है कि डिजिटल जो श्यामपट होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर कंप्यूटर के सामने एक दीवार होती है, उस पर रोशनी होती है, जैसे पर्दा लगा होता है। फिर कंप्यूटर के द्वारा शिक्षण गतिविधियों को उस पर्दे पर दिखाया जाता है। इसके द्वारा किसी प्रकार की गणितीय सामग्री को डिजिटल श्यामपट पर दिखाया जा सकता है। जो डिजिटल श्यामपट होता है वो एक प्रकार की स्क्रीन या पर्दा होता है जिस जिस पर किसी मशीन या कंप्यूटर को किसी दीवार पर क्या किया जाता है, लगाया जाता है, और कंप्यूटर द्वारा उस शिक्षण गतिविधियों को पर्दा पर दिखाया जाता है जिससे कि बच्चे अपनी सामग्री को श्यामपट पर देख सकता है और उसको ग्रहण कर सकता है। अब डिजिटल श्यामपट की हमें आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं। डिजिटल श्यामपट की आवश्यकताओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि डिजिटल श्यामपट की आवश्यकताएं क्या होती हैं। तो पहला नंबर है हमारा, अध्यापक कम समय में डिजिटल श्यामपट पर नए माध्यमों द्वारा अधिक से अधिक शैक्षिक सामग्रियों को सामने रख सकता है। जो बच्चे होते हैं डिजिटल श्यामपट पर, उसपे श्यामपट पर क्या होते हैं, अध्यापक बहुत सी अधिक जानकारी बच्चों के सामने क्या कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। डिजिटल श्यामपट के द्वारा बच्चों को पाठ, तथ्यों, घटनाओं और चित्रों द्वारा समझाया जा सकता है। जो डिजिटल श्यामपट होता है, डिजिटल ब्लैक बोर्ड होता है हमारा, उसमें अध्यापक अधिक से अधिक चित्रों को, उनकी घटनाओं को दिखाकर बच्चों को क्या कर सकता है, समझा सकता है, जिससे कि बच्चे को लंबे समय तक क्या होता है, उसको लर्न रहता है, याद बना रहता है। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि कोई भी बच्चे का नुकसान ना हो और अच्छे अंक प्राप्त हो सके। अब स्लाइड निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट था हमारा स्लाइड स्लाइड निर्माण एवं उसका प्रयोग किस तरीके से करेंगे। क्रिएटिंग एंड यूजिंग स्लाइड। आज शिक्षा के क्षेत्र में स्लाइड के द्वारा शिक्षा दी जा रही है। सभी लोगों को पता होगा कि आज शिक्षा का महत्व इतना है, डिजिटल है, इतना महत्व है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो यही बताया गया है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में स्लाइड द्वारा शिक्षा दी जा रही है। स्लाइड के द्वारा किसी वस्तु को उसके वास्तविक आकार से कई गुना अधिक बड़ा दिखाया जा सकता है। इसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर भी कहते हैं। जो स्लाइड होता है उसमें बहुत से छोटे छोटे जो शब्द या चित्र बने होते हैं उसको वास्तविक रूप से बहुत बड़ा, कई गुना रूप दिखाया जा सकता है। इसे ही क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर भी कहते हैं। स्लाइड के माध्यम से हम बहुत सारे कार्य करते हैं। स्लाइड बनाकर हम बच्चों को प्रस्तुत करते हैं जिससे कि बच्चे को समझने में बहुत आसानी होती है। अब स्लाइड की मुख्य तीन तीन प्रकार की होती है। जो स्लाइडें होती हैं हमारी, मुख्य तीन प्रकार की होती हैं। स्लाइड हमारी कितनी प्रकार की होती है, मुख्य तीन प्रकार की होती हैं। जो प्रोजेक्टर स्लाइड प्रस्तुत की जाती है, जो स्लाइडें होती हैं हमें, वो उनको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर भी कहते हैं हम। ये तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विजुअलाइजर प्रोजेक्टर दूसरा है, ओवरहेड प्रोजेक्टर तीसरा है, एलसीडी प्रोजेक्टर। अब इनके बारे में हम लोग गहराई से पढ़ेंगे कि विजुअलाइजर प्रोजेक्टर क्या होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है, एलसीडी प्रोजेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहला नंबर है हमारा, विजुअलाइजर प्रोजेक्टर क्या होता है। इसके द्वारा अध्यापक चित्रों को दिखा सकते हैं। जो विजुअलाइजर प्रोजेक्टर होता है, इसके द्वारा जो अध्यापक टीचर होता है उसको उसमें क्या करते हैं, चित्रों को दिखा सकते हैं, तथा विज्ञान की कक्षाओं में फूल, पत्तियों, फल, छोटे जीव जंतुओं को चित्र दिखाने में करते हैं। इसके बाद आगे पढ़ेंगे ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर पढ़ाने की प्रक्रिया को बच्चों के लिए सहज, रुचिकर बनाने में सहायता करती है। इसके द्वारा पढ़ाते समय चित्रों को बनाकर पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है। आपको पता होगा कि डिजिटल बोर्ड क्या होता है, इसके बारे में मैं भी पीछे बता चुका हूँ कि डिजिटल बोर्ड के माध्यम से टीचर जो होता है उसको उसमें काफी चित्र लाकर, या फिर कोई बुक वुक है, सभी चीजें क्या करता है, प्रस्तुत करते हैं। फूल पत्ती हैं उनको लाकर बच्चों को क्या करते हैं,
प्रस्तुत करके पढ़ाते हैं तो बच्चों को क्या होता है, वो लंबे समय तक याद रहता है। यही बताया गया है ओवरहेड प्रोजेक्टर पर कि ओवरहेड प्रोजेक्टर बच्चों को पढ़ाने की सहज और रुचिकर बनाने की सहायता करती। इसके द्वारा पढ़ाते समय चित्रों को बनाकर पर्दे पर क्या किया जाता, प्रस्तुत किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है। अब पढ़ेंगे कि एलसीडी प्रोजेक्टर क्या होता है। इसका पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। जो एलसीडी प्रोजेक्टर है इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो एलसीडी प्रोजेक्टर का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर। इसकी सहायता से फिल्म, शैक्षिक फिल्म व शिक्षा संबंधित कोई भी कार्यक्रम हम बच्चों को क्या करते हैं, दिखा सकते हैं। इसके बाद हम लोग चौथा पार्ट हम पढ़ेंगे कि चौथे पार्ट में शैक्षिक दृश्य श्रव्य उपागम क्या होते हैं। सभी लोग क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों को, या फिर अपने ग्रुप में डाल दीजिए, जिससे कि सभी बच्चों को कंप्यूटर में कोई दिक्कत न हो। और फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की क्लासें स्टार्ट कर दी गई हैं। आप सभी लोग क्लास के साथ साथ नोट्स बनाइए। नोट्स यदि आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे पढ़ते हैं, शैक्षिक दृश्य श्रव्य उपागम क्या होते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री को केवल सुना ही नहीं बल्कि देखा भी जा सकता है। जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है उसको केवल सुना ही नहीं बल्कि उसे क्या किया जा सकता है, देखा भी जा सकता है। श्रव्य दृश्य का मतलब ही होता है जिसको हम देख और सुनकर कोई काम कर सके, वही श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो यही बताया गया है कि दृश्य श्रव्य सामग्री को केवल सुना ही नहीं बल्कि देखा भी जा सकता है। जब बच्चों को किसी कविता, गीत, पाठ को चित्रों और ध्वनि के माध्यम से सिखाया जाता है तो वे बच्चों के मस्तिष्क में लंबे समय तक क्या रहता है, याद बना रहता है और समझने पढ़ने में रुचि भी लेते हैं। इसमें दूरदर्शन, वीडियो कैसेट एवं सीडी दृश्य मीडिया में आते हैं और रेडियो श्रव्य सामग्री में आते हैं। जो हमारा दूरदर्शन हो गया, वीडियो हो गया, वीडियो कैसेट और सीडी हो गया, ये हमारे दृश्य मीडिया में आते हैं। लेकिन रेडियो जो हमारा होता है ये श्रव्य में आता है। श्रव्य का मतलब होता है सुनने में केवल आता है। जो रेडियो होता है उसको क्या किया जाता है, सुना केवल जाता है, देखा नहीं जा सकता कि उसमें चित्र दिखे दिखे। ये रेडियो जो होता है श्रव्य सामग्री में आते हैं। अब ये निम्नलिखित हैं। अब इस क्लास को हम आगे पढ़ाते हैं, दूसरी वीडियो में पढ़ाएंगे। अब अब यहीं से हम कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।